तो कैसन बानी लोग आप सब। उम्मीद बा कि आप सब अच्छे होखब। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के सामान्य हिंदी और 2022 के एह पेपर के हम संपूर्ण देख रहे हैं ना सॉल्यूशन बताई। ठीक बा, तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण बा, पूरा देखब जा। ठीक बा, कक्षा 12 के विद्यार्थी जो 2024 में पेपर देवे जाते हैं तो एहमे से 50% आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में सीधे सीधे टकराइल मिली। ठीक बा, तो वीडियो को पूरा देखब जा। चलिए शुरू करता नहीं। सबसे पहले ये 2022 के जो पेपर देख रहे हैं ना आप, ये 302 DU कोड का पेपर है। समझ रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना। समय जो दिया है 3 घंटे 15 मिनट। सेम ऐसा आपका आएगा, पूर्णांक 100 नंबर का आएगा। और यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है इसको पढ़ने के लिए 15 मिनट समय दिया है। 2 खंड में आपके पेपर आएंगे, खंड क में, खंड ख में। ठीक है, चलिए खंड क स्टार्ट करते हैं बाबू, ध्यान से देखते चलिएगा। पहला बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा क नंबर का, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका। और देखिए 2022 का पेपर है और ये बच्चा गलती लगा दिया है। ट्रिक जो लगाया है ऑप्शन, ये गलती आंसर डाल दिया है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका जो है ये कौन सी है? आनंद कामिनी, हिंदी, प्रदीप, ब्राह्मण या दिनमान। तो इसमें हो जाएगा तीसरा, जो ब्राह्मण है ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ये गलती लगा दिया है, इसीलिए आपको कह रहे हैं ना कि बढ़िया से तैयारी करके जाइए पेपर में। तो इसको अच्छे से कैसे कॉपी में लिखना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको खंड लिख देना है, खंड क लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहला, प्रश्नोत्तर संख्या पहला इस तरीके से लिख के, इसके बाद पहला का क नंबर किए है ना, क का कौन सा ऑप्शन सही था? तीसरा सही था। देख रहे हैं ना, क का तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए ब्राह्मण ये तीसरा लिख के लिख देना है। समझा रहे हैं कि ऐसे आपको पेपर में छाप के आना है, 95 लाने से कोई नहीं रोकेगा। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण बढ़िया समझ लीजिए। रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये ख नंबर प्रश्न है पहला का। रामचंद्र शुक्ल की रचना है साहित्य लोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी, आलोचक की आस्था। तो रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो त्रिवेणी है। कौन सी है? त्रिवेणी, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ख नंबर का तीसरा, तीसरा लिखेंगे त्रिवेणी। इस तरीके से लिख लेंगे ना, बढ़िया से सीख लीजिए। इसके बाद ग नंबर, कर्म भूमि किस विधा की रचना है? यहाँ पे देखिए उपन्यास, निबंध, कहानी, आलोचना। तो यहाँ पे उपन्यास जो है ये करेक्ट आंसर लगाया है इसमें। तो ग नंबर का देखिए पहला हो जाएगा उपन्यास। इसी तरीके से सेम आपको भी तैयार करके जाना है। घ नंबर देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, यहाँ पे विद्या निवास मिश्र। तो ये चारों में से कौन सा सही है? तो ये जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक। तो ये देख रहे हैं ना, घ नंबर का जैनेन्द्र कुमार। इसी तरीके से ग नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो सरस्वती है। सभी को मालूम है, पहले से तैयारी किए हैं। चौथा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से अंग का चौथा और सरस्वती उतार देंगे, कर लेंगे ना। पहला प्रश्न का बहुविकल्पी गद से आपके 5 नंबर तैयारी हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2 नंबर। 2 नंबर का क है कि पद्मावत का रचना काल किस काल में हुआ था? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो ये भक्ति काल में। किस काल में बाबू? भक्ति काल। तो दूसरा के क का ये 2 नंबर सही है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले डालना सीख लीजिए बढ़िया से, एक एक नंबर उठाना है तो बढ़िया से लिख कर आना है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है, भक्ति काल। देख रहे हैं ना, भक्ति काल। इसी तरीके से सेम आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और यहाँ पे लिख देना है जो सही है। इसके बाद लिखा है ख नंबर, सरोज, यहाँ पे लिखा सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यही ऑप्शन सही है, इसलिए ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये ख नंबर का देख रहे हैं ना, पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस तरीके से कर लेंगे। ग नंबर, निम्नलिखित कवियों में से कौन छहवादी कवि नहीं है? पेपर में पूछेगा कि कवि नहीं है, कौन छहवादी कवि नहीं है? तो ये ध्यान देना है। नागार्जुन है, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसके बाद घ नंबर, निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? तो घनानंद, पद्माकर जी, या बिहारी लाल, या भूषण। तो ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बता दिया है सभी का उत्तर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ना कि तार सप्तक के संपादक थे, कौन थे? अगेश जी, धर्मवीर भारती,
दिनकर, इसके बाद गिरजा कुमार माथुर। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, इसलिए पहला यहाँ पे अंग का हो जाएगा अंग्रेजी। ये आपके पद साहित्य से 5 नंबर कंप्लीट। इसी तरीके से आपको हल करना है 10 नंबर पहला और दूसरा प्रश्न से मिल जाएगा। इसके बाद पेपर में चलते हैं आगे। क्वेश्चन 3 नंबर कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि ये पेपर में 5 × 10 करके आएगा। 5 प्रश्न रहेंगे, जो कि एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का, 10 नंबर का पेपर। चलिए, ये गद्यांश दिया रहेगा बाबू, समझिएगा। ट्रिक समझाते हैं कि गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है। कि जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इस इतिहास की अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। क्या है? अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। देख लीजिए, आपको ट्रिक से समझाते हैं बाबू कि किस ट्रिक से आप समझेंगे कि कौन से पार्ट से इस गद्यांश को दिया है, ताकि पेपर में आसानी से हल करके आए। देखिए, जन का प्रवाह दिया है ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अनंत होता है। तो यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम का छोटा सा अंश मिलेगा, राष्ट्रीय जन लिखा है ना, राष्ट्रीय जन। राष्ट्रीय जन जहां भी दिखेंगे राष्ट्र से जुड़ा हुआ ही मिलेगा। तो राष्ट्र से जुड़ा हुआ कौन सा हमारा चैप्टर है? राष्ट्र के स्वरूप ही है ना। तो आपको मालूम चल गया कि राष्ट्र के स्वरूप से इस गद्यांश को डाल दिया है। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर वासुदेव सागरवाल जी हैं। तो 2 नंबर का काम कंप्लीट हो गया। क्यों, कैसे? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। शीर्षक का मतलब पाठ का नाम पूछा है, लेखक का मतलब जिस पाठ के लिखे हैं लेखक उसका नाम बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे राष्ट्र के स्वरूप, ये शीर्षक का नाम हो गया बाबू। लेखक डॉक्टर वासुदेव सागरवाल हो गए। ये 2 नंबर आप पा गए। इसको कैसे सॉल्व करना है? एक गद्यांश यहाँ पे मिलेगा, एक अथवा में मिलेगा। तो आपको जो करना है वो करिएगा, लेकिन कोई एक ही करिएगा, जिससे भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परस्पर से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या चाहे तो इसको कर लीजिए। तो मैं आपको ये वाला बता देता हूं। और ये भी जो गद्यांश दिया है आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे संस्कृत, तो भाषा संस्कृत दिया है ना। तो देखिए, पाठ कौन सा हो जाएगा? शीर्षक भाषा आधुनिकता वाला से। इसके राइटर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो इससे आपका 2 नंबर कंफर्म हो गया। तो ट्रिक समझिए ना कि गद्यांश में पाठ का नाम का अंश जरूर मिलेगा, हाँ, लेकिन उस पाठ को कौन लिखे हैं ये अगर नहीं जानते हैं तो नंबर कट ही जाएगा। इसलिए 2 नंबर तैयारी कर लीजिए, इसमें अंश मिलेगा। तो इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूं इस गद्यांश का। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3 ऐसे तो आप लिख लेंगे। संकेत आपको डालना है बाबू। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूं, ये थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए, एक ही में सट गया था। संकेत और यहाँ पे डॉट का चिन्ह। अब जन का प्रवाह देख रहे हैं ना, ये शुरू में जन का प्रवाह और बीचों में डॉट डॉट कर दीजिएगा आप, और लास्टवा में उठाइएगा अनेक घाटों का निर्माण या निर्माण करना होता है। देख रहे हैं ना, ये वाला करना होता है। इससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको मालूम तो चल जाएगा कि हाँ आप ये किए हैं या ये किए हैं। इसीलिए संकेत डालना जरूरी है, आपका नंबर भी नहीं कटेगा। समझे? पहला प्रश्न का जवाब तो आपको यहीं पे दे दिया हूं, या यहाँ पे भी समझ लीजिए। पहला नंबर पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप ऐसे ही लिखिएगा पेपर में। पाठ के लेखक कौन है? तो वासुदेव सागरवाल जी हैं, ऐसे लिख लेंगे ना। चलिए दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा है समझिए और तरीके से जवाब देने की कोशिश कीजिए। 2 नंबर जन का प्रवाह का आशय है। जन का प्रवाह जो होता है इसका मतलब पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे 2 नंबर का कि जन का प्रवाह का आशय यह है कि जन का प्रवाह अनंतहीन होता है। अनंतहीन का मतलब जिसका अंत ही न हो, यह अनंतहीन होता है। तीसरा प्रश्न पूछेगा इस तरीके से बाबू कि भूमि के साथ कितने तादात्म्य प्राप्त किया है। भूमि के साथ
किसने तादात्म्य प्राप्त किया है? तो आइए यहाँ पे समझाने की कोशिश बेस्ट तरीका से बताते हैं। देखिए, समझ रहे हैं ना? ये 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। आपका आंसर मिल गया कि सहस्त्रों वर्षों से मतलब बहुत समय पहले से ही भूमि के साथ, यानी जो हमारी मिट्टी है, हमारी पृथ्वी है, यानी पृथ्वी के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया? हो गया। 4 नंबर, जन का जीवन किस तरह है? जन का जीवन किस तरह है? आइए 3 नंबर के बाद 4 नंबर, जन का जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। यानी जन मतलब लोग, जो लोगों का जीवन है आना और जाना है इस धरती पे। कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो नदी का धारा है लगातार बहते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, उसी के समान हमारी नदी के धारा के समान लोगों का जीवन की तुलना की गई है। इसका आंसर ऐसे ही हम मतलब कि डिनोट करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे को रेखांकित अंश समझ नहीं आता है, आइए समझाते हैं। ये जो अंडरलाइन किया है नीचे की तरफ 2 सेंटेंस में, जैसे कि जन का अनंत प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, इतना जो अंडरलाइन किया है इसका भाव बताना है। इसका मतलब क्या कह रहा है, इसके भाव को वाक्य में प्रयोग करके बता देना है। चलिए यहाँ पे हेडिंग आपको डालना है 5 नंबर का कि रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डालेंगे पेपर में ऐसे ही और लिखेंगे, एक एक लाइन का अर्थ लिखेंगे। चलिए बताते हैं। कह रहा है इसमें ना कि जन का प्रवाह अनंत होता है। इसका मतलब कि किसी भी राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की श्रृंखला कभी टूटती नहीं है, कभी टूटती नहीं है। हजारों वर्षों से राष्ट्र के लोग इसी प्रवाह से गुजरते हुए अपने आप को राष्ट्र के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। इसका मतलब कि मैं पूरी इस लाइन का जो अंडरलाइन किया इसका अर्थ बता दिया हूं। तो आपको मैं बता दिया ना 5 क्वेश्चंस रहेंगे बाबू, 5 का आंसर ऐसे ही देना है। इसमें जो आपको गद्यांश आता हो वही कीजिएगा, लेकिन एक को छोड़ना है। ये नहीं कि दोनों कर दीजिए तो ये गलती और टाइम इन्वेस्ट होगा, आपका प्रश्न भी छूटेगा। तो आपको ये ध्यान पहले रखना है। आगे प्रश्न में चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछेगा इस टाइप से। कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 5 × 10। इसका मतलब कि 5 प्रश्न पूछे रहेंगे और पर क्वेश्चन 2 नंबर, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और 5 × 10 का मतलब कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए, इसमें आपको गद्यांश के जगह पद्यांश मिलेंगे, ये वाला, और इसके बाद यहाँ पे अथवा लिखा है ये वाला। तो दोनों में से जो आपको आए ना तो वही कीजिएगा। तो मान लीजिए कि मैंने तो आपको एक बता दिया मेन में, एक अथवा वाला भी करने को तरीका बता देता हूं कि पेपर में अथवा वाला अगर आ रहा है तो कैसे करेंगे। चलिए देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल है ना, नवल प्रभात। देखिए, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। आगे देखिए, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मुख, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इससे भूल। तो ये जो है आपका पद्यांश बाबू, ये किस पार्ट से है, इसके राइटर कौन है, ये मेंशन कर दिया हूं। समझा देता हूं, ये गीत वाला पार्ट से बाबू, इसके राइटर श्रद्धा मनु के जो राइटर हैं गीत वाला पार्ट के जयशंकर प्रसाद जी। समझ रहे हैं ना। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे अथवा वाला, सुख भोग खोजने आते सब, यानी कि सुख भोगने के लिए सभी लोग आते हैं कि चलिए कहाँ सुख मिल जाए। आए तुम करने सत्य खोज, तुम तो सत्य की खोज करने आए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन, यानी कि यहाँ जो लोग हैं ये जन की मिट्टी के पुतले हैं। ये क्या है, ये पुतले हैं माटी के। तुम आत्मा के मन में के मनोज, तुम आत्मा के मन के मनोज हो, तुम अपने आत्मा के कहने के अनुसार अपने मालिक बनते हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज बना दिया। वाओ,
कितना प्यारा सा आपका ये पद्यांश है। इसके राइटर कौन है, इस किस पार्ट से लिया गया है, तो नौका विहार से। सुमित्रा नंदन पंत जो कवित्री हैं वही इस कविता को लिखी है। आइए इसको हम क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं बाबू। चलिए सबसे पहले तो आपको तरीका समझाते हैं कि कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा, हाँ समझा देते हैं, अथवा वाला प्रश्न करना है ना, यहाँ पे अथवा लिख दीजिएगा, संकेत लिखिएगा सुख भोग, क्या है सुख भोग, यहाँ लास्ट में डॉट डॉट का मानवता का सरोज, यहाँ पे का सरोज भी लिख दीजिएगा, हो गया ना काम। प्रश्न पूछेगा इस टाइप से कि कवि और कविता का शीर्षक बता दीजिए। आपको 2 नंबर यहीं पे दे दिया हूं कि नौका विहार है शीर्षक, सुमित्रानंदन पंत जी हैं कवि इसके शीर्षक के, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज यहाँ पे पहला नंबर लिखेंगे कि कवि का नाम जो है सुमित्रानंदन पंत होगा और शीर्षक बापू की प्रीत यहाँ पे लिख दिया हूँ। वाओ गलती हो चुका है, नौका विहार होगा, समझे ना। लिखने में थोड़ा ये जो हमारा राइटर बैठा है ना, वो राइटर थोड़ा मिस्टेक कर ही देता है कभी कभार, तो आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिए, ये होगा ठीक है ना। चलिए 2 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है। मानव नश्वर संसार में आकर के किसकी खोज करता है, ये प्रश्न पूछा है इस पद्यांश के माध्यम से। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मानव नश्वर संसार में आकर सुख की खोज करता है। क्या चीज की, सुख की खोज करता है, सुख भोगने के लिए बैठा है कि कब मुझे सुख मिले, आराम से बैठे बैठे खाना मिल जाए, एकदम बैठे बैठे पैसा आ जाए, हाँ तो वही सुख भोगने के लिए बैठा है संसार के लोग। आगे चलते 3 नंबर प्रश्न पूछा है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, तो आइए हम बताते हैं इसको विस्तार से। देखिए मनुष्य जग की मिट्टी का पुतला है, मतलब जग मतलब होता है संसार, ये जो हमारा संसार है इस संसार में ये एक पुतला है। ये मानो जो आप देख रहे हैं ये पुतला पुतला है, लेकिन ये किस चीज का बना हुआ है, ये मिट्टी का बना हुआ है, माटी चीज जो मिट्टी पढ़े हैं ना वही उसी मिट्टी का बना हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न में 4 नंबर, सत्य की खोज करने कौन आया। चलिए सत्य की खोज करने के लिए कौन आया, ये मानव ही ना आया था। पढ़ते हैं प्रश्न 4 नंबर का उत्तर कि सत्य की खोज करने बापू आए। बापू जिसे हम बोलते हैं महात्मा गांधी, उन्हीं ने आप सत्य की खोज करने आ गए थे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। हाँ बाबू देखिए यहाँ पे 2 लाइन को बस पंक्ति को रेखांकित कर डाला है कि पशुता का पंकज बना दिया, यानी पशुता जो है ना इसको पंकज बना दिया और तुमने मानवता का सरोज कर दिया। तो इस 2 लाइन का व्याख्या हमारे माध्यम समझिए। आइए इसका उत्तर इस रेखांकित अंश की हेडिंग में बताते हैं। सबसे पहले 5 नंबर रेखांकित अंश की यानी पंक्ति की व्याख्या ऐसे हेडिंग डालिएगा कि वह पशुता की कीचड़, वह पशुता की कीचड़ से उत्पन्न कमलवत था, यानी कमलवत था यानी कि कमल के समान था। तुमने उसे मानवीयता रूपी निर्मल जल वाले सरोज से उत्पन्न कमल बना दिया। अर्थात कहने का मतलब है कि तुमने भौतिकवादी को, मनुष्य को अत्याध्यात्मिक बना दिया। यही कह रहा है इस लाइन का भाव, समझ रहे हैं ना। 5 प्रश्न पूछेंगे ऐसे ही आएंगे बाबू, तो 10 नंबर आप पक्का करके बोर्ड एग्जाम में छाप के आइएगा। हम एक एक ट्रिक से समझाने की कोशिश आप लोग इसीलिए करते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो एकदम धुआं धुआं करके आइएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है कि क और ख 2 प्रश्न रहेंगे, तो क में और ख में क्या अंतर है अभी तुरंत मालूम चलेगा। समझिए क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कृतियां जो है उसको लिख देना है। ये अधिकतम शब्द का सीमा 80 शब्दों में बांध रखा है। 3 + 2 इसका मतलब 5 होता है, आप तो जानते ही हैं। 3 नंबर साहित्यिक परिचय, 2 नंबर ले लीजिए जीवन परिचय कृत्या पर। चलिए 3 ऑप्शंस रहेंगे, किसी एक के जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय छाप देना है। जैसे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, तो किसी एक पे लिखना है। चलिए आपको सिखाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 के क। देख रहे हैं ना 5 के क पहला,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में ही बताएंगे हम, जीवन परिचय, इन्हीं के जीवन परिचय पहला लिख दीजिएगा इस तरीके से। चाहेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में लिख रहे हैं, जीवन परिचय पहले छापना है जिस तरीके से बता रहे हैं, तब साहित्यिक परिचय में बढ़ेंगे आगे। लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए बाबू, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आप लिख रहे हैं ना किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का, तो उनका जब जन्म हुआ था किस सन में हुआ था उसको हाईलाइट कर देना है। जैसे कि 1907 में हुआ था तो बोर्ड एग्जाम के कॉपी में आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ये जो आप देख रहे हैं ना हाईलाइटर, इसका प्रयोग नहीं करना है, आपको बस ब्लैक पेन से उस सन को लिख देना है। समझाते चलेंगे, बढ़िया समझिए और टॉपर बनना है तब। तो कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी बलिया जिले के दुबे छपरा के नामक ग्राम में हुआ था। इतना क्लियर हो गया ना। हाँ, बलिया जिला से हम भी हैं, जो उत्तर प्रदेश में ये बलिया जिला पड़ता है, समझ रहे हैं ना। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके जो पिताजी जो थे अनमोल द्विवेदी, वो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, समझ रहे हैं ना। अतः मतलब कि पूरी बात होने के ठीक बाद अतः इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। किसमें प्राप्त हुई? उत्तराधिकारी के माध्यम से। अब इसके बाद जो है काशी जानकर, जानकर लिख दिए हम गलती से, काशी जाकर है बाबू, ये जाकर है। काशी जाकर इन्होंने ज्योतिष और संस्कृत की उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। काशी आप तो जानते हैं वाराणसी में है, जो कि काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से बनता है। इनकी प्रतिभा जो है, इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था यानी शांति निकेतन में हुआ था। इन्होंने शांति निकेतन से पढ़ाई किया था और वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। तो समझ ही रहे हैं क्या कहने का मतलब है। और सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिटी की उपाधि भी प्राप्त कर दी और तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण से उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय से यानी कि हिंदी भाषा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत यानी कार्य किया तथा इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज ने प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को यह वियोद वृद्ध साहित्यकार यानी कि रूमरता के कारक स्वर्ग सिधार गए यानी मृत्यु हो गया। तो ये सन ब्लैक पेन से डालिएगा मृत्यु का। इसके बाद साहित्यिक परिचय बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर इसी पे मिलेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषण यानी आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्त और सफल वक्ता है और सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, द्विवेदी जी के साहित्य सेवाओं डीलिटी, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया। तो ये उनकी साहित्यिक परिचय है। ठीक है, इसके बाद जो रचना है इसको थोड़ा लिख लीजिएगा। निबंध संग्रह जो है, देखिए निबंध संग्रह जो है यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब लिख दिए थे। अशोक के फूल है, कुटज विचार प्रवाह, ये सभी निबंध संग्रह। आलोचना साहित्य जो ऊपर दिया है, सूरदास कबीरदास साहित्य सहचर। इतिहास के बारे में थोड़ा जान लीजिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य। तो ये रहा उनका जीवन परिचय। तो आपको मैं बता दूं ना, ये आपके लेखक थे। अब इसके ठीक बाद नीचे कवि मिलेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि की साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए जो कि शब्द सीमा 80 शब्द सेम दिया है। ठीक है, ये 2+3 ये भी 5 नंबर का है। मैथिली सड़गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, महादेव वर्मा। चलिए महादेव वर्मा जी के बारे में ही बता देता हूं और ये सभी का जीवन परिचय मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन का मैं सलूशन बढ़िया से बता सकूं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 के ख जो है
तीसरा नंबर बता रहे हैं महादेव वर्मा जी के जीवन परिचय। महादेव वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में यानी कि होलिका दहन के दिन हुआ था। होलिका दहन जो आपके होली के एक दिन पहले मनाया जाता है, उसी दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और इनकी माता हेमरानी परमा विदुषी धार्मिक महिला एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेव वर्मा पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अनंतः वे एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में भी प्रसिद्ध हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुआ, समझ ही रहे हैं, ठीक है, 2 प्रदेश में हुआ है। और संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य हो गई। इसके बाद देखिए इनका जो विवाह है ये 9 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म विभूषण की उपाधि भी प्राप्त की गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा यहाँ पे देखिए मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला और यामा रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे देखिए थोड़ा सा इसमें आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो इतना लिख देंगे। साहित्यिक सेवाएं लिखिएगा बाबू थोड़ा सा कि श्रीमती महादेवी वर्मा का वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य में वेदना के प्रधानता है और काव्य के अतिरिक्त इनकी जो बहुत सी गद्य रचनाएं हैं, ठीक है। और चांद पत्रिका का संपादक करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों के प्रति सजग कर दिया। तो इतना लिख दीजिए साहित्यिक सेवाएं। इसके बाद प्रमुख जो रचना है इनकी, थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है, नहीं तो 2 नंबर नहीं मिल पाएगा। तो प्रमुख रचनाएं लिखिएगा कि निहार, इसके बाद रश्मि हो जाएगा, इसके बाद निर्जा, ये उन्हीं का है सभी रचना। शांतगीत है, दीपशिखा है, यमा है, तो ये सभी हो गया, इस सभी उन्हीं की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद अगला जो है लास्ट है टॉपिक साहित्य में स्थान, ये जरूर डालिएगा उनका कवि का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय के अनुसार। निष्कर्ष रूप से महादेव वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष होना दोनों ही अति पुष्ट हैं। तो आपको ये कवि का जीवन परिचय था। तो टोटल आपकी इसी तरीके से पेपर में आएगा बाबू। 6 नंबर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के कथा वस्तु का सार लिखने के लिए बोला है, तो बढ़िया से इसको तैयार कीजिएगा। ये वाला बढ़िया से पढ़ लेंगे। ये जो 7 नंबर है बाबू, ये अपठित जो आता है ना, स्वपठित, ये आपके जिला वाइज जाता है। 5-6 जिले मिलाकर के उस जिले में क्वेश्चन डाल देगा। तो आप किस जिले से कमेंट जरा करके बता दीजिए ताकि हमको भी जानकारी मिले। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे आपको यहाँ से अब देंगे खंड ख से, ठीक है, पूरा संपूर्ण हल मिलेगा, ठीक है, पूरा खंड ख का। ये पंचलाइट आप अच्छे से तैयार कर लेना, बहादुर दोनों को बढ़िया से। इस वीडियो को इतना ही, ज़्यादा लंग होगी तो आपको भी मन जो है भर जाएगा। थोड़ा थोड़ा अच्छे से रिवीजन कीजिए, पेपर काफ़ी नज़दीक है, 2 महीने का टाइम है। इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।